नमस्ते दोस्तों, मैं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को। तो बांग्लादेश देख के हैरान है, उन्हें जो भाषा समझ में आता है कि अमेरिका जैसे देश, उनको तो हर देश को इतने बड़े देश का गुलाम बन के रहना चाहिए, वो इसी भाषा में यूज टू है। हम लोग एक तरीके से बोलते हैं कि इंडिया में अभी तक कॉलोनियल हैंगओवर है, लेकिन फिर पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देश को देख के हमें पता चलता है कि एज फार एज कॉलोनियल हैंगओवर इज कंसर्न्ड, इंडिया ने काफी प्रोग्रेस की है। अब इंडिया इन गोरों के सामने झुक के रहना नहीं चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए ये कुछ नया है। अमेरिका के खिलाफ इंडिया इस तरीके से खड़ा है, कोई देश इस तरीके से खड़ा है, अगर रशिया और चाइना को छोड़ दे और कोई और भी देश जो है अमेरिका के खिलाफ इस तरीके से खड़ा हो सकता है और जो अमेरिका बोल रहे हैं उसका ऑपोजिट डिसीजन ले रहे हैं, ऑपोजिट कारनामा जो है वो करके दिखा रहा है और अमेरिका कुछ कर नहीं पा रहा है, उल्टा जो है रिवर्स हो रहा है बेसिकली। बहुत लोगों ने सोचा था कि शायद इस तरीके से रशिया से ओपन विजिट और ओपन मीट करने के बाद शायद अमेरिका और भी स्ट्रिक्ट कदम लेंगे, लेकिन जिस तरीके से इंडिया ने डिफाई किया है और खास तरीके से अमेरिका को ये समझा दिया है कि जो तुम बोलोगे वो मानना तो दूर की बात, हम उसकी ऑपोजिट करेंगे, तो अभी जो है अमेरिकन टोन जो है वो सॉफ्ट डाउन हो रहा है। खैर अमेरिकन तो मतलब बेसिकली ट्रंप आने के बाद ये ब्लफ चीज एक दो बार उनका काम कर गया, बट अभी हर कोई समझ गया है कि ये ब्लफ करते हैं और आगे आने वाले टाइम में शायद और भी छोटे छोटे देश भी अमेरिका के खिलाफ हो जाएंगे, विच इज गुड फॉर द ओवरऑल वर्ल्ड ऑर्डर। खैर इस वीडियो में हम देखेंगे कि बांग्लादेश मीडिया जो है किस तरीके से ये रिपोर्ट कर रहे हैं और बांग्लादेश जो लोग हैं कमेंट सेक्शन में वो तो मतलब यकीन ही नहीं कर पा रहे, और जो इंडिया के खिलाफ हेट फैलाते थे आज वही इंडिया के फैंस बने हुए हैं और हर कोई बोल रहा है कि चाहे इंडिया कैसे भी हो, हमारे साथ इंडिया चाहे जो भी करे, लेकिन अमेरिका को जिस तरीके से जवाब दे रहा है इंडिया, उसको देख के दिल गार्डन गार्डन हो गया बांग्लादेशियों का। तो चलिए वीडियो देखते हैं, उसके बाद कमेंट सेक्शन में बांग्लादेशी कमेंट्स का मजा उठाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, मैंने बहुत सारे बिजनेस पार्टनर्स को, खास करके जो एनआरआईज है, उनके लिए चैनल बना के उनको इंडिया में एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करके दिया है। अगर आप भी मेरे साथ पार्टनरशिप में चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं, जहां चैनल के ओनर आप होंगे लेकिन कंटेंट मैं बना के दूंगा, तो मुझे कांटेक्ट कीजिए इस नंबर पे। राशिया থেকে रूस से ईंधन तेल खरीद और व्यापार के मुद्दे पर भारत जरूरत पड़ने पर अमेरिका से किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगा। किसान, मछुआरे और मेहनतकश लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए नई दिल्ली को किसी भी कदम उठाने का अधिकार है। ट्रंप द्वारा अतिरिक्त 25% शुल्क लगाने के बाद गुरुवार को पहली बार इस मुद्दे पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुप्पी तोड़ी। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। बुधवार को ट्रंप ने भारत के निर्यात उत्पादों पर अतिरिक्त 25% शुल्क लगाकर कार्यकारी आदेश जारी किया। इससे देश पर लगाए गए कुल शुल्क की दर 50% हो गई, जो एशिया में सबसे अधिक है। वाशिंगटन के इस कदम को अनसाइंटिफिक और अनएक्सेप्टेबल बताते हुए भारत के शीर्ष नेतृत्व ने विरोध जताया है। व्यापारिक संकट से निपटने के लिए सभी राजनीतिक दल एक छत के नीचे आ गए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक्स हैंडल पर इसे आर्थिक ब्लैकमेल बताया है। उन्होंने कहा कि कमजोरी छिपाने के चक्कर में मोदी जनता के हित न भूल जाए। राष्ट्रीय हित में चर्चा के लिए लोकसभा में इमरजेंसी सेशन बुलाने का प्रस्ताव भी विपक्ष के नेता ने रखा। विरोधी नेता रूसी तेल आयात करने पर सिर्फ भारत को ही क्यों कीमत चुकानी पड़ रही है? वाशिंगटन में एक पत्रकार के इस सवाल पर ट्रंप ने दावा किया कि रूस से तेल आयात करके भारत ने संघर्ष को दिन ब दिन भड़काया है। उन्होंने चेतावनी दी कि चीन समेत रूस के अन्य सहयोगियों को भी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। ट्रंप ने कहा कि भारत के साथ जो हुआ वैसा ही अंजाम बाकी देशों का भी हो सकता है और कई और प्रतिबंध आने वाले हैं, जिनमें चीन का नाम भी शामिल हो सकता है। इसी बीच ट्रंप के आर्थिक सलाहकार ने भारत की व्यापारिक नीति को कमजोर बताया। भारत शुल्केर महाराजा। ट्रंप ने भारत को शुल्क का महाराजा करार देते हुए कहा कि वे हमारे देश के उत्पाद बेचकर करोड़ों डॉलर कमा रहे हैं और फिर उसी पैसे से रूस से अवैध रूप से
तेल आयात कर रहे हैं। उनका आरोप है कि इस धन से राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन में हत्या अभियान चला रहे हैं। वहीं हम आम लोगों के टैक्स के पैसे से रूस के खिलाफ प्रतिरोध खड़ा कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि इस तरह न तो व्यापार और न ही कूटनीति चल सकती है। मार्किंग शुल्क से भारत के अपैरल इंडस्ट्री, कृषि क्षेत्र समेत विभिन्न निर्यात उत्पाद प्रभावित होंगे। फिर भी वॉशिंगटन के साथ समझौते के बजाय मोदी सरकार ऑल्टरनेटिव मार्केट की तलाश में है। सरकार हमारे भाई बहनों के हितों নীরব দাস, নিউজ ডেস্ক, দেশ টিভি। একদিকে যুক্তরাষ্ট্র, एक तरफ है संयुक्त राज्य अमेरिका की धमकी और दूसरी तरफ टूटते पुराने मित्रता के बंधन। ऐसे समय में रूस, चीन और भारत, ये तीन महाशक्तियों का कूटनीतिक सेतु बंधन विश्व राजनीति में एक नया माइलस्टोन गढ़ रहा है। व्यापार युद्ध की धमकी, शुल्क आरोप और एक तरफा दबाव के बीच जब दुनिया के कई देश रास्ता भटक रहे हैं, तब इसके विपरीत दिशा में दुनिया के तीन प्रभावशाली राष्ट्र बढ़ रहे हैं। अमेरिका के दबाव की परवाह किए बिना ये एक रणनीतिक गठबंधन की ओर अग्रसर है, जिसकी झलक आने वाले शंघाई सम्मेलन और द्विपक्षीय बैठकों में दिख रही है। पुरानी शत्रुता, सीमा विवाद और भू राजनीतिक मतभेदों को किनारे रखकर तैयार हो रहा है एक नया गठबंधन, जो ट्रंप प्रशासन के एक छित्र प्रभुत्व को बड़ा झटका दे सकता है। ধাক্কা দিতে পারে। मार्किन प्रेसिडेंट अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में अमेरिका के करीबी मित्र भी उनके शुल्क के प्रकोप से नहीं बच पाए। ट्रंप प्रशासन के अतिरिक्त शुल्क, व्यापारिक धमकियों और एक तरफा नीतियों के कारण लगभग पूरी दुनिया के देश दबाव में आ गए। लेकिन अब इन दबावों और धमकियों को नजरअंदाज करते हुए दुनिया की तीन प्रमुख महाशक्तियां रूस, चीन और भारत एकजुट हो सकती हैं। अमेरिकी व्यापार और कूटनीतिक धमकियों की परवाह किए बिना ये तीनों देश एक रणनीतिक रुख अपना रहे हैं, जो विश्व राजनीति में एक नई दिशा जोड़ सकता है। যোগ করতে পারে। दीर्घ 6 लंबे 6 साल बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन की यात्रा पर जा रही हैं। इस यात्रा की घोषणा ऐसे समय हुई है जब एक समय के स्ट्रेटेजिक फ्रेंड अमेरिका के साथ भारत के संबंध कुछ हद तक खिंचे हुए हैं। रूस से तेल की खरीद जारी रखने पर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर फिर से 25% शुल्क लगाने की घोषणा की है। इस पर गुरुवार को क्रेमलिन के रूसी प्रशासन के स्पोक्सपर्सन दिमित्री पेस्कोव ने कहा, हमने ट्रंप के कई बयानों को सुना है। ये वास्तव में धमकियां हैं। विभिन्न देशों को रूस के साथ व्यापारिक संबंध तोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। हम इन बयानों को न तो वैध मानते हैं और न ही न्याय संगत। মনে করছি না। তিনি আরো বলেছেন, उन्होंने यह भी कहा कि हम मानते हैं कि किसी भी सॉवरेन कंट्री को अपने व्यापारिक साझेदार चुनने का अधिकार है। किसी विशेष देश के राष्ट्रीय हितों के अनुसार ये व्यापारिक और आर्थिक समझौते होते हैं। भारतीय मीडिया ने कहा कि पेस्कोव के बयान में भले ही सीधे भारत का नाम न लिया गया हो, लेकिन यह स्पष्ट है कि व्लादिमीर पुतिन का देश ट्रंप के शुल्क प्रतिबंध के खिलाफ नई दिल्ली के साथ खड़ा है। ट्रंप की इस धमकी के बीच मोदी शंघाई शिखर सम्मेलन में जा रही है और इसी समय चीन की यात्रा पर व्लादिमीर पुतिन भी जाएंगे। ভ্লাদিমির পুতিনও आगामी 31 अगस्त से 1 सितंबर तक यह सम्मेलन चलेगा। मोदी सबसे पहले 2019 में चीन की यात्रा पर गए थे। 2020 में लद्दाख सीमा पर भारत चीन सेनाओं के टकराव के बाद दोनों देशों के संबंध काफी तनावपूर्ण हो गए। फिर भी ये संबंध विकास के रास्ते पर हैं, खासकर जब से भारत के संयुक्त राष्ट्र के साथ संबंधों में खटास आई है। NDTV की रिपोर्ट के अनुसार SCO सम्मेलन में रीजनल सिक्योरिटी, आतंकवाद, व्यापार सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। भारत की ओर से चीन और रूस के साथ त्रिपक्षीय बैठक की संभावना भी बनी हुई है, जिसका उद्देश्य सीमा विवादों का रिकंस्ट्रक्शन और सीमा मुद्दों पर तनाव कम करना है। इससे पहले अक्टूबर 2024 में रूस में ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच बैठक हुई थी। उस बैठक के बाद दोनों देशों के बीच सीमा तनाव कम हुआ और नई कूटनीतिक पहल शुरू हुई। তৎপরতা শুরু হয়। এদিকে বিশ্লেষকরা বলছেন, विशेषज्ञ कह रहे हैं कि ट्रंप के शासन की एक तरफा नीतियों के कारण विश्व की कूटनीतिक संतुलन में बदलाव का संकेत स्पष्ट हो रहा है। इसके बीच चीन, रूस और भारत के बीच एक नया ध्रुवीकरण उभर कर सामने आया है, जो भविष्य में विश्व राजनीति के पैटर्न को बदल सकता है। चीन, रूस और भारत की यह घनिष्ठता केवल एक सम्मेलन का परिणाम नहीं है, बल्कि यह संयुक्त राष्ट्र के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए एक विकल्पी ध्रुवीकरण की दिशा में एक संकेत हो सकता है।
आने वाले दिनों में इस गठबंधन का प्रभाव सिर्फ दक्षिण एशिया की राजनीति तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह समग्र वैश्विक कूटनीतिक संतुलन पर भी प्रभाव डालेगा। अब सवाल ये है कि क्या यह गठबंधन एक अस्थायी प्रतिक्रिया है या भविष्य की विश्व व्यवस्था की रूपरेखा? रूपरेखा। ऋतिका सिन्हा বিশ্বাস, न्यूज 24। सबसे पहले अव्वल मियां ने लिखा है कि भारत जनता के हित में किसी भी चीज का सामना कर सकता है और सब एक हो जाते हैं, यही भारत की सबसे अच्छी बात है। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि यहाँ पे जब भारत की बात आती है तो भारतीय गवर्नमेंट ये इसीलिए कर पाता है क्योंकि इंडियंस को अच्छे तरीके से पता है कि कौन सा देश उनको झुकाना चाहता है, कौन सा देश इंडियंस के लिए अच्छे है और कौन सा देश जो है वो बुरा है। बांग्लादेशियों की तरह नहीं कि शेख हसीना ने जब अमेरिका के सामने झुकने के लिए मना कर दिया तो बांग्लादेशियों ने खुद उनको पावर से हटा दिया। एक सरकार लोगों के स्वार्थ के लिए तभी काम कर सकता है जब लोग उस काबिल हो। जिस देश के लोगों के दिमाग में भूसा भरा हुआ है वहां पे फिर जमात लीडर्स ही आते हैं और लोगों की काट के उनको लूटते हैं, ठीक बांग्लादेश की तरह। उसके बाद हुसैन ने लिखा है कि अमेरिका की बात पर कोई स्वतंत्र देश क्यों चले, डॉलर को छोड़कर नई मुद्रा शुरू करनी होगी। सिर्फ डॉलर के कारण ही आज वे इतनी धमकी और दबाव डाल रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि अच्छा ही है ये सब टैरिफ्स वगैरह लगाना। इंडिया को अच्छे तरीके से पता है कि आज नहीं तो कल यूएसए इंडिया के पीछे लगेगा ही इंडिया को कंटेन करने के लिए, लेकिन फिर भी इंडिया ब्रिक्स में एकमात्र ऐसा देश था जिन्होंने डीडॉलराइजेशन के अगेंस्ट खास कुछ बोला नहीं है और रीजन ऑब्वियसली है यूएसए के साथ जो ट्रेड था। अगर ट्रंप जो है इतना बेवकूफ़ है कि उस ट्रेड को ही इक्वेशन से हटा ले तो इंडिया के लिए और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा खुल के ब्रिक्स कंट्री को सपोर्ट करने के लिए और डीडॉलराइजेशन के लिए। उसके बाद सुंतो दत्तो ने लिखा है कि आखिरकार बांग्लादेश मीडिया को मानना पड़ा कि भारत एक महाशक्ति है, खेल तो अभी बस शुरू हुआ है। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि ऑब्वियसली खेल तो अभी शुरू है, लेकिन मजे की बात तो यह है कि जो देश यूएसए को भी चना चबवाने पे मजबूर कर रहा है, बांग्लादेश उससे पंगे लेने के ख्वाब देखता है। उसके बाद एंटरटेनमेंट ने लिखा है कि कुछ भारत विरोधी सोच में पड़ गए हैं, क्या लिखूं? जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि जी हाँ, बिल्कुल मजा आ रहा है कमेंट सेक्शन देख के, क्योंकि आए दिन जो है जो इंडिया के रिलेटेड वीडियोस है हेटर्स ढूंढते रहते हैं मौका कुछ गलत लिखने के लिए, लेकिन ऐसे वीडियोस में फिर हेटर्स भी जो है मुंह छुपा के बैठे हैं। कमेंट सेक्शन में एकदम सुन पड़ा है, कोई हेटर्स दिख नहीं रहा है। सब जो है इंडिया ने ऐसे कुछ चाल चले हैं और इंडिया का स्टांस यूएसए के लिए ऐसा रहा है कि बांग्लादेश भी जो है, बांग्लादेश लोग जो है वो भी इंडिया के तारीफ करने पे मजबूर हो गए और जो जमात मदरसा छाप लीडर्स हैं वो उनके पास लिखने के लिए कुछ है नहीं, या फिर वो भी शायद इस कमेंट सेक्शन में इंडिया की तारीफ ही कर रहे हैं। उसके बाद भूमिधर ने लिखा है कि अगर हमारा बांग्लादेश अमेरिका के पक्ष में जाएगा तो दक्षिण एशिया में अकेला पड़ जाएगा। ये पता नहीं कोई इंडियन ही बांग्लादेश को ट्रोल करने के लिए लिखा है या फिर कोई बांग्लादेशी है, बट ऐसे जोकर्स जो है, ऐसे जोकर्स के बिना कमेंट सेक्शन जो है अधूरा रहता है। तो ऐसे ही जोकर्स का वेट कर रहा था। बांग्लादेश मीडिया हो, बांग्लादेश मीडिया से रिपोर्टिंग और कोई कमेंट सेक्शन में कोई जोकर ना हो, वो तो हो नहीं सकता। अबे पागल, इतिहास गवाह है कि बांग्लादेश ने इंडिया के अलावा और जिसको भी बाप बनाया है उसका हाल बहुत बुरा हुआ है, चाहे वो क्रिकेट हो या फिर वॉर हो। मैं तो कहता हूं कि तुम लोग अमेरिका को भी अपना बाप बना लो, फिर उनका भी हाल वैसा ही होगा जैसे चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया के अगेंस्ट पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का हुआ था। उसके बाद साकिब अबीर ने लिखा है कि इस विषय में भारत की विजय हो। उसके बाद मिलन विश्वास ने लिखा है कि अमेरिका के शुल्क से निश्चित रूप से भारत को नुकसान होगा, लेकिन भारत ने अमेरिका की किसी भी शर्त को मानने से इनकार किया, इसके लिए भारत को धन्यवाद देना चाहिए। उसके बाद ऐनाम रहत ने लिखा है कि इस मामले में मैं एक बांग्लादेशी होकर भारत के पक्ष में हूँ। उसके बाद समीर अहमद ने लिखा है कि अच्छा, मोदी जी ने एक काम किया है जो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद तारिक अजीज ने लिखा है कि हालांकि भारत मुझे इतना पसंद नहीं है, लेकिन इस समझौता न करने वाली बात ने मुझे वाकई बहुत अच्छा लगा। उसके बाद सबा मोनी ने लिखा है कि मोदी एक सच्चे देश के नेता हैं जो किसी के सामने सिर नहीं झुकाते। उसके बाद मारूफ अहमद ने लिखा है कि भारत जानता है कि ट्रंप यह शुल्क ज्यादा दिन तक नहीं चला पाएंगे। उसके बाद महमूद रहमान ने लिखा है कि मैं बांग्लादेश का होते हुए भी मोदी साहब को साधुवाद देता हूँ। उसके बाद जावेद ने लिखा है कि देशभक्ति किसे कहते हैं यह भारतीयों को देखकर सीखना चाहिए, दिन ब दिन भारत के प्रति सम्मान बढ़ता जा रहा है। उसके बाद ब्यूटी ऑफ इस्लाम ने लिखा है कि ऐसा साहसी निर्णय हर कोई नहीं ले सकता, यह बात मुझे बहुत अच्छी लगी। उसके बाद लाइटोन ने लिखा है कि हालांकि मैं भारत को
उसकी बांग्लादेश नीति के लिए नापसंद करता हूं, लेकिन अमेरिका के खिलाफ भारत के रुख को साधुवाद देता हूं। उसके बाद TR018559 ने लिखा है कि भले ही भारत मुझे खास पसंद नहीं है, लेकिन इस समझौता रहित नेतृत्व के लिए राजनीतिक नेताओं को सलाम। देश और देश की जनता के हित में यह बहुत बड़ा कदम है। उसके बाद मोहम्मद इजराइल हुसैन ने लिखा है कि अगर भारत और चीन नाराज हो जाएं तो अमेरिका की हालत खराब हो जाएगी। उसके बाद द गोस्ट कमांडो ने लिखा है कि दुनिया का कोई भी विकसित देश अमेरिका के खिलाफ नहीं जा सका, लेकिन भारत ने यह कर दिखाया। उसके बाद मोहम्मद इजराइल हुसैन ने लिखा है कि वॉशिंगटन बहुत जल्द दिवालिया होने वाला है। उसके बाद नोबल दादा ने लिखा है कि भारत, रूस और चीन की दोस्ती को गहरा करने के लिए ट्रंप को नोबेल पुरस्कार दिया जाना चाहिए। उसके बाद कार्तिक दास ने लिखा है कि कुछ समय बाद अमेरिका कहेगा मोदी बॉस, क्योंकि भारत में 14 करोड़ लोगों का बाजार है और हर कोई इस बड़े बाजार पर कब्जा करना चाहेगा। उसके बाद मोहम्मद जुबैर ने लिखा है कि भारत, चीन, रूस जिंदाबाद। उसके बाद मुस्तफा जिन्नाह ने लिखा है कि रूस, चीन और भारत के बीच ऐसा मजबूत ऐक्य होना चाहिए कि अमेरिका को अपनी जिद से पीछे हटना पड़े, तभी दुनिया में शांति स्थापित होगी। तीनों महाशक्तियों के लिए शुभकामनाएं। उसके बाद कोईसिक यूट्यूब चैनल ने लिखा है कि अगर ये तीन ताकतें एक हो जाएं तो ट्रंप की दबंगई खत्म हो जाएगी। उसके बाद राशिद इस्लाम ने लिखा है कि अमेरिका पर सबका ही गुस्सा है। उसके बाद सुकांत रॉय ने लिखा है कि क्या बांग्लादेश अमेरिका के सामने सिर झुकाए बिना इस गठबंधन में शामिल नहीं हो सकता था? अब तो समझ रहे होंगे कि यूनिस किसके लिए खेल रहा है। उसके बाद यूकट ने लिखा है कि ये तीन बड़े देश अगर एक हो जाएं तो पूरी दुनिया पर राज करेंगे। उसके बाद तुली तुली ने लिखा है कि इंडिया, चाइना, रशिया, दे डोंट नीड टू केयर अबाउट यूएस एनीमोर। उसके बाद एम रहीमुद्दीन ने लिखा है कि भारत में जो लोग अमेरिका का समर्थन करते हैं उन्हें वहीं अमेरिका भेज देना चाहिए।